स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में भी हम अधिगम के अंतर्गत एक नए सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी करके पुकारा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शास्त्रज्ञ ओल्फ गैंग कोहलर ने किया। कोहलर ने वनमानुषों, बंदरों, मुर्गी, कुत्ता आदि पर प्रयोग किए, लेकिन 1913 से 1918 के बीच केंद्रीय द्वीप में सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग अधिक प्रसिद्ध हुआ और वह प्रयोग यही है। इस प्रयोग को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। गेस्टॉल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई। सन 1911 में वर्दीमर ने इस सिद्धांत का सर्वप्रथम शुभारंभ किया। उसके बाद 1916 में कोहलर वर्दीमर से जुड़े और सुल्तान नामक चिंपांजी पर शोध कार्य किया। 1920 में कोफ्ता ने थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट नामक पुस्तक लिखी। इसी के द्वारा यह सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने आया। 1920 में जर्मन में गेस्टॉल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे, कोहलर, कोफ्ता और मैक्स वर्दीमर। ये तीनों गेस्टॉल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए वह गेस्टॉल्ट सिद्धांत कहलाए। गेस्टॉल्ट यह जर्मन भाषा का शब्द है जो कि एक ऐसी समग्र अथवा पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, ना कि उसके अवयवों के अवलोकन से होता है। इसका अर्थ समग्राकृति या पूर्णाकार से लिया गया। कोहलर का यह कहना था कि हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं तो कुछ कार्य दूसरों को देखकर सीखते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं और इसी सूझ को मनोवैज्ञानिकों ने आहा अनुभव भी कहा है। इसी बेस पर आधारित कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया। यह प्रयोग उसने 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसकी छत से केले लटके हुए थे तथा कमरे में एक बक्सा भी रखा हुआ था। चिंपांजी उछल कूद करके केले नहीं प्राप्त कर सकता था, लेकिन बक्से को कमरे के बीच में रखकर तथा उस पर खड़ा होकर उछलने पर केले प्राप्त किए जा सकते थे। सुल्तान ने पहले उछल कूद करके केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें असफल रहा। फिर उसने थोड़ी विश्रांति ली, संपूर्ण कमरे का निरीक्षण किया और अचानक उसे कुछ ऐसा सूझा तथा उसने बक्से को प्लेटफॉर्म के रूप में केले के ठीक नीचे रख दिया और उस पर उछल कर केले प्राप्त कर लिए। सुल्तान के इन कार्य से सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी।
जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता दी। इसी पर कोहलर ने यह माना कि यदि वनमानुष ने अथवा सुल्तान ने एक बार समस्या का समाधान कर लिया है, तब वह कुछ निरर्थक चालों के पश्चात पुनः समस्या का समाधान कर लेगा। वनमानुष के सामने जो नई परिस्थितियाँ आएगी, उसमें वह अपने सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण आसानी से कर लेगा। इसी पर आधारित कोहलर ने अगला प्रयोग किया। अगले प्रयोग में 6 वनमानुषों पर उसने किया, जिसमें सुल्तान भी उसमें शामिल था। इस प्रयोग में भी सुल्तान को ऐसे ही कमरे में बंद कर दिया, उन्हीं 6 वनमानुषों के साथ। लेकिन इस समय जो केले थे वह उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लटका दिए। उसके आसपास लकड़ी के बॉक्स रख दिए, जिन पर चढ़कर केलों तक पहुंचा जा सकता था। सुल्तान ने समस्या के समाधान के लिए फिर से कमरे का निरीक्षण किया। उसे कई बॉक्सेस कमरे में पड़े हुए दिखाई दिए। उसने पहले एक बॉक्स नीचे, जहाँ केले लटके हुए थे, उसके नीचे रखे और उस पर चढ़कर केला लेना चाहा, लेकिन वह उसकी पहुंच से बहुत दूर था। तब उसने फिर से विश्रांति ली और अचानक से उसने दूसरा बॉक्स उठाकर पहले बॉक्स पर रख दिया और उस पर चढ़कर उसने आसानी से ऊपर लटके हुए केलों को प्राप्त कर लिया। जब वह यह चीज़ें कर रहा था, उस समय 6 वनमानुष उसका निरीक्षण कर रहे थे। यहाँ पर भी कोहलर ने ज़्यादा ऊंचाई पर लटके हुए केलों को अपनी सूझ या अपनी अंतर्दृष्टि से आसानी से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहलर ने यह कहा कि अगर सूझ हम में है तो जो भी अधिगम होता है वह अधिगम अचानक आसानी से हम कर लेते हैं। इसके बाद कोहलर ने तीसरा प्रयोग सुल्तान पर ही किया। सुल्तान को उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे में 2 छड़ी रखी हुई थी। ये छड़ी दोनों आपस में परस्पर जोड़ने वाली थी और इस बार जो केले थे वह केले पिंजरे के बाहर रखे हुए थे। सुल्तान ने पहले केले को हाथ से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। फिर सुल्तान ने सूझबूझ का प्रयोग करके छड़ी उठाई और आपस में जोड़ दी। छड़ी के माध्यम से उसने केले प्राप्त कर लिए। इन प्रयोगों के आधार पर कोहलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम में संज्ञानात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब वह उस समस्या अथवा परिस्थिति का पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है तथा उस परिस्थिति में उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों के मध्य संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें सूझ उत्पन्न होती है तथा वह समस्या का समाधान कर लेता है। आगे चल के कोहलर ने यह माना कि सूझ सदैव अचानक उत्पन्न होती है तथा अधिगम सूझ के फलस्वरूप ही होता है। इसी कारण अधिगम भी अचानक होने वाली प्रक्रिया है। इसी आधार पर कोहलर ने यह कहा कि बालक भी प्रायः पहले सूझ से कोई काम करना सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना होती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कल्पना होती है, उसमें उतनी ही अधिक सूझ होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयोगी कोहलर ने माना तथा कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए भी
यह उपयोगी है। इस प्रकार से कोहलर ने अपने सिद्धांत के आधार पर यह कहा कि अधिगम अचानक होता है, ना कि अधिगम के लिए पहले से कोई परिस्थिति का निर्माण किया जाए। इसीलिए उसने थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर भी विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका यह मानना था कि अधिगम सूझ के द्वारा अकस्मित प्राप्त होता है और कल्पना इसका यह आधार स्तंभ होता है। इस प्रकार कोहलर ने अपना सिद्धांत स्थापित किया। कोहलर के इस प्रयोग में अंतर्दृष्टि एवं सूझ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे आयु, बुद्धि, आह अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना। यह सभी कारक कोहलर के सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। इसी के आधार पर कुछ शैक्षिक निहितार्थ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए लाभप्रद है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति का विकास करता है। गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसे कठिन विषयों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही लाभप्रद है। नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग तथा सार्थकता पर यह सिद्धांत बल देता है। यह सिद्धांत के माध्यम से ही पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र निकाला गया। इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। अनुसंधान के क्षेत्र में यह उपयोगी होता है। किशोरावस्था के बालकों या बड़ी कक्षाएं हेतु अधिगम में यह बहुत उपयोगी है। यह यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। उसी प्रकार से यह सिद्धांत उच्च बुद्धि लब्धि वाले प्रभावशाली एवं सृजनशील बालकों की शिक्षा के लिए भी विकसित होता है। यह सिद्धांत का यह उद्देश्य स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि का इससे विकास होता है। इस तरह आज हमने अंतर्दृष्टि व सूझ के कोहलर के सिद्धांत की चर्चा की। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप वहाँ पर जाके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं।